यह एक बेहद लोकप्रिय रचना है, फिर भी इसे लेकर लोगों की राय बहुत बंटी हुई है। जो लोग इसकी तारीफ करते हैं वे इसे हीलिंग एनीमे, मन को सुकून देने वाले एनीमे शैली में एक मील का पत्थर मानते हैं, एक ऐसी गहरी और बेहतरीन कृति जिसे कोई और पीछे नहीं छोड़ सकता। इसके विपरीत इसके आलोचक इसे पूरी तरह से बेकार बताकर खारिज कर देते हैं। उनका दावा है कि यह कोई सुसंगत कहानी बताने में नाकाम रहता है और इसकी शानदार दृश्यावली के अलावा इसमें कुछ भी खास नहीं है। इस एनीमे का नाम है वायोलेट एवरगार्डन, एक ऐसी सीरीज जिसे एक प्लेटफॉर्म पर 9.0 की औसत रेटिंग मिली है और दूसरे पर तो 9.8 की जबरदस्त रेटिंग मिली है। शायद वह वायलेट बैंगनी फूल जो हवा के झोंकों के साथ धीरे धीरे लहरा रहा था, सचमुच हर किसी को प्यार का असली मतलब समझाने में कामयाब रहा। आखिरकार यह रचना अच्छी है या बुरी, यह पूरी तरह से देखने वाले के अपने नजरिए पर निर्भर करता है। बचपन में ही युद्ध की विभीषिका के कारण अनाथ हो गई एक छोटी बच्ची एक दिन एक अप्रत्याशित घटना के बाद एक फौजी अफसर को मिली और उसने उसे अपने पास रख ली। उस पल से ही उसे युद्ध में एक जीवित हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए प्रशिक्षित किया जाने लगा। अपनी कोई मर्जी न होने के कारण उसका अपना कोई नाम भी नहीं था। फिर एक दिन जिस कर्नल ने उसे गोद लिया था उसने उसे किसी और व्यक्ति के हवाले कर दिया। वह गिलबर्ट नाम के एक मेजर से मिली। वह मेजर उसे अब तक मिले किसी भी इंसान से बिल्कुल अलग लगा। जैसे ही उसने बच्ची को उसकी बिखरी हुई और दयनीय हालत में देखा, उसने उसे अपनी जिंदगी का पहला आलिंगन गले लगाना दिया और उस घायल बच्ची को अपने घर ले आया। मेजर के कहने पर नौकरों ने उसे नहलाने और कपड़े पहनाने की तैयारी की, लेकिन उस बच्ची के लिए जिसका पूरा अस्तित्व से मार्का के इर्द गिर्द ही सिमटा हुआ था, भरोसा जैसी कोई चीज पूरी तरह से अनजान थी। उसने नौकरों पर हमला कर दिया और उनमें से एक को जोर से काट लिया। मेजर की अपनी मदद से ही यह सारा काम पूरा हो पाया और जब यह सब हो गया तो उन्होंने देखा कि वह बच्ची जमीन पर गहरी नींद सो रही थी। उसकी बर्फीली नीली आंखों में भावनाओं का कोई नामोनिशान नहीं था। बचपन से लेकर किशोरावस्था तक के उसके अनुभवों ने उसके मन में मारने काटने से जुड़े विचारों के अलावा और कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा था। फिर भी मेजर को उस पर कोई दया नहीं आई। इसके बजाय उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, इस बच्ची की रक्षा करना और उसे एक आम लड़की की तरह जिंदगी जीने का मौका देना। हालांकि उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्होंने मेजर को आदेश दिया कि वह उस बच्ची को अपने साथ युद्ध के मैदान में ले जाए। चूंकि वह मारने के लिए बनाया गया एक गुप्त हथियार थी, इसलिए मेजर ने इस आदेश का जोरदार विरोध किया, लेकिन उनके वरिष्ठों ने बस एक धीमा नपातुला आदेश देकर जवाब दिया। आखिरकार मेजर अपने वरिष्ठों के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सके और उन्हें उस लड़की को युद्ध के मैदान में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि हर मुठभेड़ के दौरान उन्होंने उसे पीछे रहने और इंतजार करने का आदेश दिया, लेकिन मेजर को इस बात का एहसास नहीं था कि उस लड़की ने उनकी हर उस दयालुता को चुपचाप अपने दिल में संजोकर रखा था जो उन्होंने उसके प्रति दिखाई थी। वह बहुत पहले से ही मेजर को अपनी पूरी दुनिया मानने लगी थी और इसलिए जब मेजर अपना मिशन पूरा करने के लिए निकले तो वह लड़की चुपचाप उनके पीछे पीछे चली। मेजर के आदेश पर वह लड़की सबसे पहले आगे बढ़ी। सालों की कड़ी ट्रेनिंग की वजह से वह अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को बड़ी आसानी से काट गिराती थी। उसकी बर्फीली नीली आंखों में भावनाओं का जरा सा भी नामोनिशान नहीं था। दुश्मन उसके सामने गेहूं के डंठलों की तरह गिरते जा रहे थे। लड़की के पीछे आसमान युद्ध के बाद की आग जैसी रोशनी से चमक रहा था। इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखकर मेजर के अंदर भावनाओं का एक ऐसा ज्वार उमड़ पड़ा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उन्होंने सोचा कि आज वह जिस पत्थरदिल इंसान के रूप में ढली थी, उसे इस रूप में ढलने के लिए न जाने इतने जीते जागते नरकों से गुजरना पड़ा होगा। उस मिशन के खत्म होने के कुछ ही समय बाद मेजर ने उसे एक नाम दिया, वायलेट। वायलेट का फूल वायोलेट फूलों की भाषा को दर्शाता है, प्रेम और शाश्वत सौंदर्य। यह मेजर का उसके लिए सबसे सच्चा आशीर्वाद था और यही वह नाम था जो हमेशा के लिए वायलेट के दिल में मेजर की छवि को उकेर देगा। मेजर की टुकड़ी ने इस अभियान में जबरदस्त सफलता हासिल की, एक के बाद एक इलाका आजाद कराया और आखिरकार सैनिकों को कुछ पल आराम करने का एक दुर्लभ अवसर मिला। इस मौके का फायदा उठाते हुए मेजर वायलेट को एक स्थानीय बाजार घुमाने ले गए। उन्होंने वायलेट से कहा कि वह उनसे जो कुछ भी चाहे मांग सकती है, लेकिन वायलेट को लगा कि यह मेजर का दिया हुआ कोई और आदेश मात्र है। फिर भी मेजर ने जवाब में बस धीरे से कुछ कहा। मेजर वायलेट के साथ बाजार में घूमने लगे और उसे बढ़ावा दिया कि जो कुछ भी उसे पसंद आए वह चुन ले। लेकिन वायलेट, जिसे सिर्फ आदेशों का पालन करने की आदत थी, उसके अंदर अपनी मर्जी से कुछ करने की जरा भी इच्छा शक्ति नहीं थी। वह बस मेजर की तरफ देखती रही और उनसे पूछती रही कि उसे क्या पसंद करना चाहिए।
मेजर चुप हो गए और वे दोनों आगे बढ़ते रहे एक दूसरे के पीछे, जब तक कि वायलेट अचानक एक खास दुकान के सामने रुक नहीं गई। उसने मेजर से कहा कि उसे उनकी आंखें दिख गई है। करीब से देखने पर मेजर को एहसास हुआ कि वह एक पन्ने के ब्रोच की बात कर रही थी, जिसका गहरा हरा रंग बिल्कुल उसकी अपनी आंखों के रंग जैसा था। जिन कारणों को वह समझ नहीं पाई, जैसे ही वायलेट की नजर उस हरे रंग पर पड़ी, उसे ईर्ष्या की एक टीस महसूस हुई, एक ऐसी भावना जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था, जो उसके दिल की गहराइयों में हिलोरे ले रही थी। उसे नहीं पता था कि वह भावना क्या थी और नहीं उसे बयां करने के लिए शब्द मिल रहे थे। बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के मेजर ने वह ब्रोच खरीद लिया। जब वे वहां से जा रहे थे तो मेजर खुद को यह पूछने से रोक नहीं पाया, तुमने नीले रंग का ब्रोच क्यों नहीं चुना जो तुम्हारी आंखों से मेल खाता? वायलेट धीरे धीरे बोलने लगी। उसके शब्दों ने मेजर को पूरी तरह से निशब्द कर दिया। उसका दिल भावनाओं के एक जबरदस्त ज्वार से भर गया। ब्रोच को धीरे से अपने हाथों में लेकर उसने उसे खुद वायलेट के कपड़ों पर लगा दिया। वह पन्ना जो किस्मत और खुशी का प्रतीक था, अब उस प्यार का भी प्रतीक बन गया था जिसे मेजर अपनी तमाम ताकत के बावजूद अभी तक जुबान पर नहीं ला पाया था। वायलेट ने उसे कई बार धन्यवाद दिया, लेकिन मेजर ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार वह उन 3 शब्दों को कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर भी युद्ध एक ऐसी चक्की है जो सब कुछ पीस डालती है, और मेजर ने कब कल्पना भी नहीं की थी कि उसे अपने प्यार का इजहार करने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। अपने आखिरी हमले के दौरान मेजर और वायलेट एक घात में फंस गए। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद मेजर ने आखिरकार अपने साथियों को आगे बढ़ने का इशारा किया। ठीक उसी पल जब उसे लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है और अब उसे आखिरकार शांति से जीने का मौका मिलेगा, ठीक उसी पल जब उसकी प्यारी वायलेट ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अभी एक भयानक विपत्ति आ गई। वे एक अलाव के पास खड़े थे और वायलेट, जिसकी आंखें पूरी श्रद्धा के साथ आगे की ओर टिकी थीं, धीरे से अपने दुबले-पतले शरीर का सहारा देकर मेजर को थामने लगी। दूर से एक गोली चली जो वायलेट की बाह में जा लगी। मेजर की फुर्ती की बदौलत वह वायलेट को गोली की जद से ठीक समय पर खींचकर बाहर निकालने में कामयाब रहा। लेकिन ठीक उसी पल दुश्मन ने एक ग्रेनेड फेंका। इतनी धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे कि उससे बच नहीं पाए और वे दोनों उस धमाके की चपेट में आ गए। एक कानफोड़ देने वाले धमाके से पूरी हवा कांप उठी। जब आखिरकार धुआं छंटा तो विलिट अपने दोनों हाथ गवा चुका था और शाओजुओ जमीन पर बेसुध पड़ा था। फिर भी विलिट ने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। दांत भींचते हुए उसने शाओजुओ के कपड़ों को मजबूती से अपने दांतों में दबा लिया। भले ही सामने कितना भी खौफ क्यों न हो, वह शाओजुओ को सुरक्षित स्थान तक खींचकर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प था। विलिट के इस अडिग इरादे को देखकर शाओजुओ की आंखें नम हो गईं। ठीक उसी पल जब वह कुछ कहने ही वाला था, कृपया मिंगजिंग और डियांडियन कॉलम को समर्थन देने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और डोनेट करें। एक और धमाके से पूरी छत थर्रा उठी। ऊपर से मलबे के बड़े बड़े टुकड़े बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। तब तक विलिट का इतना ज्यादा खून बह चुका था कि उसकी सारी ताकत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। फिर ठीक अगले ही पल अपनी प्रेमिका को गोली लगते देख विलिट का खून खौल उठा और वह गुस्से से पागल हो गया। उसने झट से अपना हथियार उठाया और उस दुश्मन सैनिक को मार गिराया जिसने उन पर पीछे से हमला किया था, जबकि दूसरा हट्टा-कट्टा हमलावर दुम दबाकर वहां से भाग निकला। हालांकि विलिट ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि उस पल दुश्मन उसके दिमाग में सबसे आखिरी चीज थी। अब उसका एकमात्र लक्ष्य शाओजू को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना था। लेकिन शाओजुओ, जिसे गंभीर चोटें आई थीं, उसे पूरा यकीन था कि वह बचकर नहीं निकल पाएगा। इसलिए उसने विलिट से गुजारिश की कि वह उसे वहीं छोड़ दे और खुद अपनी जान बचाकर भाग जाए। इसके बावजूद विलिट ने शाओजुओ को सहारा देकर खड़ा किया और उसे उठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वे अभी मुश्किल से कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि वायलेट की बाह में दुश्मन की घात लगाए बैठी टुकड़ी की गोली लग गई। फिर भी इस हालत में भी उसने हार नहीं मानी। मेजर गिलबर्ट को सहारा देते हुए वह बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। अचानक दुश्मन ने एक और ग्रेनेड फेंक दिया। वायलेट ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेजर को बचाने के लिए ढाल का काम किया और उन्हें खींचकर एक अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया, लेकिन ऐसा करने में उसने हमेशा के लिए अपने दोनों हाथ गवा दिए। अपने हाथ गवा चुकी उस युवा लड़की को देखते हुए मेजर की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह हमेशा से चाहता था कि वायलेट युद्ध से दूर रहे और एक आम इंसान की तरह अपना जीवन जिए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी वजह से वायलेट की ऐसी हालत हो जाएगी। फिर भी वायलेट ने मेजर का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। अपने हाथ खो देने के बाद उसने मेजर को अपने करीब रखने के लिए अपने दांतों से उसकी यूनिफॉर्म को कसकर पकड़ लिया। मेजर अब और वायलेट पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता था। उसकी बस यही इच्छा थी कि वायलेट जिंदा रहे, आजाद और बिना किसी बोझ के। मैं तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ।
दुख की बात है कि इससे पहले कि मेजर वायलेट से ये शब्द कह पाता, एक जोरदार धमाका हो गया। वायलेट बेहोश हो गई। उस आखिरी पल में मेजर अपने बुरी तरह जख्मी शरीर को घसीटते हुए उसे बचाने के लिए उसके आगे कूद गया था। जब वायलेट आखिरकार अस्पताल में होश में आई तो उसने मेजर को फिर कभी नहीं देखा। शुरू में सबने उसे बताया कि मेजर ठीक है, बस अभी इतना व्यस्त है कि उससे मिलने नहीं आ सकता। बहुत बाद में जाकर वायलेट को सच पता चला, मेजर गिलबर्ट मर चुका था। वह उस जगह वापस गई जहां वे आखिरी बार साथ खड़े थे और मलबे के बीच बिखरे हुए चीनी मिट्टी और बर्तनों के टूटे हुए टुकड़ों को बड़ी मेहनत से इकट्ठा करने लगी। हॉकिंस, जो उसके ठीक पीछे पीछे आया था, बताया कि निर्णायक लड़ाई की रात दुश्मन सेनाओं को खदेड़ने के बाद उन्होंने अपने ही कमांड हेडक्वार्टर पर बमबारी कर दी थी। जब बचाव दल आखिरकार दुश्मन की घेराबंदी तोड़कर अंदर पहुंचा तो उन्हें सिर्फ वायलेट मिली। उसके पास ही मेजर का डॉग टैग पड़ा था। हॉकिंस उसे वापस ले जाकर ऑटो मेमोरी डॉल के तौर पर उसका काम फिर से शुरू करवाना चाहता था, क्योंकि आखिरी लड़ाई की पूर्व संध्या पर मेजर ने वायलेट की देखभाल की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। हॉकिंस के बहुत मनाने पर वायलेट आखिरकार उसके साथ कंपनी में वापस जाने को राजी हो गई। फिर भी वहां पहुंचने के बाद वह अपने कमरे में ही सिमट कर रह गई और उसने खाने पीने या किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। मेजर की मौत ने वायलेट को युद्ध की कड़वी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया। इसने उसके पिछले पापों की गंभीरता को भी बहुत ही तीखे ढंग से उसके सामने ला खड़ा किया। वे अनगिनत जाने जो उसने ली थीं। उसका अपराधबोध इतना गहरा था कि जब आखिरकार उसे मेजर का सपना आया तो उस सपने में भी मेजर ने उससे ठंडे और चुभने वाले शब्दों में बात की और उस पर इल्जाम लगाया वह दूसरों के लिए ऐसे खत लिखने के काबिल नहीं है जिसके हाथ इतने खून से सने हों, जो इंसान के दिल की सबसे गहरी भावनाओं को बयां कर सकें। वायलेट पूरी तरह टूट गई। पहली बार वह चीखी और फूट फूट कर रोई और अपनी आत्मा की गहराइयों में दबे उस असहनीय दुख को पूरी तरह बाहर निकाल दिया। वह लंबे समय तक बेहाल और सांत्वना से परे रही, जब तक कि उसे एक खत नहीं मिला। यह उसके सहकर्मियों ने लिखा था जो उसके बारे में चिंतित थे। जिस पल उसने वह खत अपने हाथों में थामा, उसे महसूस हुआ, सचमुच महसूस हुआ कि इस दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जिन्हें उसकी परवाह है। तभी उसे एहसास हुआ कि खत मिलना कितना दिल को छू लेने वाला अनुभव होता है। इस एहसास से प्रेरित होकर वह खुद दूसरों तक खत पहुंचाने निकल पड़ी। खत पाने वालों के चेहरों पर खुशी देखकर वायलेट को लगा मानो वह खुद भी ठीक हो रही हो। अपने सहकर्मियों का खत पढ़ने के बाद उसका दिल और भी गहरी गर्मजोशी से भर गया। वे चुपचाप हर पल उसका ख्याल रख रहे थे और सब्र से उसके काम पर लौटने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वायलेट को कुछ हद तक शांति मिली। यह सच था कि युद्ध के दौरान वह खून खराबे में डूबी रही थी, लेकिन वो बताया कि निर्णायक लड़ाई की रात दुश्मन सेनाओं को खदेड़ने के बाद उन्होंने अपने ही कमांड हेडक्वार्टर पर उन दिनों उसके पास कोई और चारा नहीं था। हालांकि उसके अतीत के कारनामे कभी मिटाए नहीं जा सकते थे, लेकिन ऑटो मेमोरी डॉल बनने के बाद उसने दूसरों की जो मदद की थी वह निस्संदेह सच्ची थी और उतनी ही अमिट भी। आज की वायलेट एक ऐसी युवती के रूप में खिल उठी है जिसने सचमुच अपने नाम के अर्थ को सार्थक कर दिखाया है।